नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी की 3 दिन की यात्रा के आखिरी दिन बाराबंकी पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर मुसलमानों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने 3 तलाक कानून, यूएपीए और सीएए के विरोध में बयानबाजी की। ओवैसी का आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी से अंदर खाने मिले हुए हैं और सबने मुसलमानों का बुरा किया है। अब सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भड़काकर सियासी फायदा कमाने की कौड़ियां फिट कर रहे हैं? क्या ओवैसी ये पैगाम देने की कोशिश करना चाहते हैं कि देश की संसद में मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं? क्या ओवैसी मुसलमानों को डराकर फिर खुद को उनका हमदर्द बताकर उनके वोट पाना चाहते हैं? और क्या ओवैसी फूट डालकर राज करने की नीति पर काम कर रहे हैं? इन्हीं कुछ सवालों को आज हम इस शो में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मोब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की मजबूत मौजूदगी के लिए पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिन तक जमकर पसीना बहाया, तकरीरें की, बीजेपी और उसके शीर्ष नेताओं को जमकर टारगेट किया और मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर भड़काने की कोशिश की। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी को देश की संसद में बने कानून मुसलमानों के खिलाफ लगते हैं। वो मानते हैं कि सीएए मुसलमानों को सताने के लिए लाया गया और जब उसका विरोध हुआ तो मुस्लिम युवकों को जान लेने की नीयत से गोली मार दी गई। पार्लियामेंट में सीएए का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर, सर पर गोली लगती है। ओवैसी के जहरीले तीर सिर्फ बीजेपी पर चले हों ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी सियासी बज़्म से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर भी फिक्रे कसे। कानून की मुखालिफत कैसे करते ये लोग? अखिलेश यादव तकरीर कर रहे हैं सीएए के कानून के ऊपर और बोल रहे हैं कि मैंने लखनऊ हाईवे बनाई, उस पर जेट उतार दिया। बीजेपी ने ओवैसी के इल्जामों को गलत करार देते हुए कहा कि उसने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। ओवैसी जी ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, उनका दुरुपयोग किया गया है। तो मैं ओवैसी साहब से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की नीति के तहत किसी को वोट लेना और सरकार बनाना ये काम नहीं किया है, और सबके विकास के लिए हमने काम भी किया है। फिलहाल ओवैसी यूपी में बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये बात अब हकीकत बन चुकी है। और हकीकत ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर वोटों की फसल काटने के लिए अभी सियासत की जहरीली खाद और डाली जानी बाकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे करवाएंगे। एनके सिंह, आपके पास मैं आऊंगा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। और सवाल यही है कि जिस तरीके से इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी यूपी में एक के बाद एक रैली कर रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं, सीधे तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आप 19% हैं और 19% अगर एक साथ आ जाएंगे तो आप सरकार बनाने में जो है सबसे आगे होंगे और आप जिसको चाहेंगे वो सरकार बनाएगा। लेकिन लगातार जो जहर ओवैसी हैदराबाद से भर के लाए हैं और यूपी में वो जहर वो उड़ेल रहे हैं, क्या उनकी ये जहरीली राजनीति यूपी के मुसलमान स्वीकारेंगे? एनके सिंह साहब। नहीं, आप अपने लफ्जों पे गौर करें। जहरीली राजनीति कोई ठेका नहीं है ओवैसी का, बीजेपी के लोग भी करते हैं। अच्छा। जब बंगाल में जरा जाकर उठा के देख लीजिए तो इसलिए कॉम्युनल पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। लेकिन ओवैसी की दिक्कत यह है कि ओवैसी शायद एफपीटीपी सिस्टम को नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें सिर्फ 19% लेके या पूरे देश में 14.2% लेके मुसलमान आज तक 70 साल में अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पाया है। लिहाजा ओवैसी का ये ख्वाब रहेगा, क्योंकि वो मुसलमान
सिर्फ 19% वोट लेके कैसे आप बना पाएंगे? बाकी लोग उसको नहीं देंगे। यहाँ पे आपको या तो किसी यादव, किसी दलित, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ना पड़ेगा, ये और आप तब सेकंड दर्जे के नागरिक होंगे। तो लिहाजा ओवैसी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ओवैसी को ये करना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस है। अगर बाकी लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं तो ओवैसी कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलती है? लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जहर उगलना ये है, ये लफ्जों की जरूरत है। दोनों करते हैं और इंडिया में ये पॉलिटिक्स चल रही है। तो जब हम करें, एनालिसिस करें, तो जो बीजेपी के लोग करते हैं उनको भी हम जहर ही कहें या फिर दोनों को चलने दी, पॉलिटिकल प्रोसेस है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें एनके सिंह साहब ओवैसी बंधु कंसोलिडेट कर रहे हैं। एनके सिंह साहब ओवैसी बंधु लगातार जहरीले बोलते हैं, आप ये स्वीकार नहीं रहे हैं। ओवैसी बंधु जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को बता देंगे। क्या बता देंगे? क्या ये जहरीले बोल नहीं है? और इस तरीके के जहरीले बोलों को आप स्वीकार करेंगे? वैसे 4000 स्टेटमेंट हम बीजेपी के लोगों का दिखा सकते हैं। इसलिए एंकर के रूप में आप ये लफ्ज इस्तेमाल देश के और आप एक पार्टी न बने ना हम देखिए ये मेरे बोल नहीं है। अरे ये मेरे बोल नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला ये मेरे बोल नहीं है, ये मेरे बोल नहीं है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी के बोल हैं। मैं सिर्फ उनके बोल को आपके सामने रख रहा हूं और बता रहा हूं। 4000 हम सुना दे बीजेपी के लोगों का, उसको तो तुम नहीं दिखाते हो। अरे सब दिखाते हैं, सारे सब कुछ दिखाया जाता है। दिखाते हो भाई, ये क्या बात हुई? इसलिए शुभम, जब अगर एनके सिंह बात कर रहे हैं तो उसको आर्गू न किया करो, पहले समझो इसको सीखो। पहले जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो कि अकबरुद्दीन ने कहा एनके सिंह साहब ये मेरे लफ्ज नहीं, ये मेरे द्वारा बोले हुए। एनके सिंह साहब ये किसी ना ही कोई संस्थान जो है पार्टी बन रहा है और ना ही ये मेरे बोल हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी के बोल हैं और आपके सामने मैंने रखे हैं। और आप मैंने नहीं, एनके सिंह साहब ये मेरे शब्द नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये सही शब्द है। नहीं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये सही शब्द है। एनके सिंह साहब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा अनुभव है आपके साथ। एक बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसको पूरा क्रिटिसाइज किया गया, समझे ना? उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन वैसे 4000 बीजेपी के लोगों ने कहा है वो आप भूल जाते हैं। इसलिए ये ना कहिए अकबरुद्दीन एक बेहुदा आदमी है, एक बहुत ही बदतमीज आदमी है, उसको उसी समय जेल में ठूस देना चाहिए, बल्कि उस पे एनएसए लगाए। कफील अहमद पे लगाते हैं एनएसए, लेकिन अकबरुद्दीन पे नहीं लगाते। आपकी मुश्किल यह है कि अकबरुद्दीन को खुला छोड़ दिया आपने, लेकिन कफील अहमद को पकड़ लेंगे आप। तो आप बायस तो आप हैं। इसलिए कम से कम जब एंकर बोले, जब हम बोले, तो वो अनबायस, वो शब्दों का इस्तेमाल सही होना चाहिए। ठीक है। आपने जिस तरीके से तमाम आरोप लगा दिए, एंकर के ऊपर भी आपने आरोप लगा दिया, हालांकि वो शब्द मेरे नहीं थे, मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को कोट किया था। सवाल यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त ओवैसी उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स मुख्यतः रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स, ज्यादातर उन्हीं को वोट उन्होंने किया है, तो उनको वो अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है निश्चित तौर पर, क्योंकि बिहार में 5 सीटें उन्होंने जीती थी, तो निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास इस वक्त बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब वो ऐसा करते हैं तो बाकी दलों के द्वारा, सत्ताधारी पार्टी के जो अलावा बाकी जो दल हैं, वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि मैं आपके पास दोबारा चर्चा के लिए आऊंगा। अंशु अवस्थी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि लगातार जब हम ओवैसी के बयान को सुन रहे थे तो ओवैसी का यही कहना था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर मुसलमानों को हमेशा ठगा है, उनका वोट लिया है और उसके बाद उनको ठेंगा दिखा दिया है। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, लड़े, वो संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या कोई जमीनी मुद्दे हैं उनके पास? उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई ब्लूप्रिंट है क्या? क्या राजनीतिक दल के नाते वो उत्तर प्रदेश को दे पाएंगे? इस पर कभी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वो तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, उसी काम को ओवैसी साहब भी करते हैं।
मैं तो उनके लिए 2 लाइनें मैंने लिखी है, मैं अर्पित करूंगा कि ओवैसी जी जब जब यूपी आते हैं, ओवैसी जी जब जब यूपी आते हैं, भाजपा वाले सामने न सही छुपकर घी के दिए जलाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो भाजपा के लिए राह आसान कर जाते हैं। ओवैसी जी के पास नहीं, जब वो घी के दिए जलाते हैं तो फिर आपको बताते हैं, आपको बताते हैं या फिर आपसे कहते हैं कि हमें बताइए? हाँ बताते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं और उत्तर प्रदेश के 24 तो थोड़ा उसको स्पष्ट कर दीजिए साहब, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, हम भी समझ जाए। सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, वो ऐसी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का ये दांव चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, प्रियंका गांधी जी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, नौजवानों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, गन्ना किसानों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ओवैसी के चलते लोग गुमराह होने वाले नहीं। इतनी सारी उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं। ठीक है, जब कोई घटना होती है कभी ओवैसी जी का बयान नहीं आता। चलिए ठीक है, हाथरस में घटना, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगातार इसी तरीके से लगते हैं। जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो दल के द्वारा कहा जाता है कि ये दूसरे दल के साथ मिले हुए हैं और यहां पर चुनावी रणनीति अपनी अपना रहे हैं। मैं वापस आऊंगा अंशु जी। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि जब भी ओवैसी एक्टिव होते हैं तो सीधे तौर पर विपक्षियों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपको इसका स्पष्टीकरण देना होगा अशोक जी। मुस्लिम लीग का हुआ करता था, ये वही रिश्ता। अब बोलने दीजिए अशोक जी को। अंशु जी रुक जाइए, अंशु जी रुक जाइए, सवाल जब पूछो तब बोले। हाँ अशोक जी, आपने सवाल सुना मेरा? अशोक जी सवाल सुना आपने? अरे अंशु जी रुक जाइए, आप जब आपसे प्रश्न करूं तब आप बोलिएगा। अशोक जी सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ अशोक जी, आवाज मिल रही है आपको? अशोक जी सुन पा रहे हैं आप? यूपी सेगमेंट में दीजिए। अशोक पांडे प्रवक्ता अभी कट गया था। अच्छा, अब मैं बोलूं आपको प्रश्न, मैं अपना बताता हूं। जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से आरोप लगते हैं कि जो ओवैसी हैं वो आपकी बी टीम है। जब जब वो एक्टिव होते हैं तब तक विपक्षी आरोप लगाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अभी कट गया था, जोड़ लीजिए। आप प्रश्न सुन पा रहे हैं अशोक जी? चलिए उनसे दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंशु अवस्थी भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपने पक्ष को स्पष्ट किया। वापस ले रही अपराधियों को संरक्षण दे रही। प्रश्न सुन पा रहे हैं आप अशोक जी? आवाज मिल रही है जी? अशोक जी, लगातार विपक्षियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, विपक्षियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जब आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जब आते हैं, एक्टिव होते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बल्कि मैं भी 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। जब जब ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में नहीं जाते हैं, लेकिन जेल में मिलने वो गायत्री प्रजापति से चले जाते हैं। इनको मुस्लिम वोटों का इतना डर है कि माननीय कल्याण सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के शोकांजलि में नहीं जाते हैं, लेकिन महान बलात्कारी, महान चमत्कारी, भ्रष्टाचारी से मिलने जेल जरूर चले जाते हैं गायत्री से। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि वो ओवैसी ने एक बयान दिया था कि मैं वो लैला हूँ जिन्हें मजनू खोज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल भाजपा के चलते मजनू बन के घूम रहे हैं, उन्हें मुबारक हो ओवैसी। तो सीधे तौर पर जो आरोप लगाया जाता है उसको लेकर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। दानिश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे। दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन एआईएमआईएम से ये प्रभावित है और उनका पक्ष भी हमारे साथ रखेंगे। दानिश, आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक बार फिर से अपने जहरीले बोलों के साथ यूपी के अंदर एंट्री कर चुके हैं ओवैसी, और पहले ही दिन जब उन्होंने अपनी सभा के दौरान जब उनके पोस्टर यहां पर लगाए गए थे तो उन्होंने अयोध्या को फैजाबाद लिखा था, जबकि उसका नाम बदल चुका है और संवैधानिक तरीके से बदला गया। तो वहीं से इन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी और अब वो कह रहे हैं कि 19 करोड़ मुसलमान एक साथ आ जाएं। कैसे, क्या संभव है? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि अयोध्या और फैजाबाद के जो विवाद की बात है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में
जो नाम बदलो स्कीम जो चल रही है, उसके पहले भी शायद मुझे लगता है कि नेता कई कह चुके हैं कि नाम के बजाय काम बदलने की जरूरत है और चीजें बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो वो समझ लेने की जरूरत है। आखिरकार फैजाबाद में, इलाहाबाद में और क्या कहते हैं बेगूसराय, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये नाम पहले बदले गए थे, उसके बाद इनको फिर से वही नाम दिया जा रहा है जो पहले इनका नाम था। जानकारी दुरुस्त करिए अपने आप। सुनिए हाँ। मैं आपकी जानकारी और दुरुस्त कर देता हूँ। भारत जो है 15 अगस्त 1947 के बाद लोकतांत्रिक हुआ, उससे पहले लोकतंत्र नहीं था। उससे पहले जिसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। तो 47 के बाद की जो परिस्थितियां उसकी बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके पहले तो लोकतंत्र था नहीं। हाँ, उससे पहले लोग खाना नहीं खाते थे, उससे पहले लोग भूखे रहते थे ना, उससे पहले लोग खाना नहीं खाते थे, ना ही उससे पहले कोई धर्म था, ना ही उससे पहले कोई जातियां थी। क्यों नहीं था? ना, अरे तो फिर कोई तो नाम था ना पहले, लोकतंत्र नहीं, जो नाम बाद में बदला गया, अगर वही बाद में रखा जा रहा तो क्या दिक्कत है? अच्छा सुनिए, अब आगे की बात सुन लीजिए। तो दरअसल जो बात है, आप मुझे बताइए कि मुझे जो लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में ऐसी क्या गैर कानूनी बात कही है जो आपको नागवार गुजर रही है। योगी जी जो है वो तो बात बिना बात पे, योगी जी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं क्या? FIR दर्ज कर देते हैं। एनके सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि ओवैसी ने बिहार में जिस तरीके से उनके दल ने 5 सीटें जीती और उसके बाद से उनका मनोबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी उनका बढ़ा नजर आ रहा है और यूपी में वो इस वक्त दहाड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो उनकी ये 5 सीटें बिहार में उन्होंने जीती हैं, इससे ये तो उन्होंने एहसास करा ही दिया है कि हिंदी पट्टी में अब उन्होंने कदम रख दिया है। तो क्या यूपी में इसका लाभ मिलने वाला है उन्हें? नहीं शुभम, ये पॉसिबल नहीं है। बिहार में एक एबरेशन था, हम लोग जब उसको एनालाइज किए तो चूंकि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां 80% मुसलमान थे, तो वहां पे कुछ लोगों ने मुतासिर होकर इनको दिया और तब एक कम्युनल जो डिवाइड था वो इतना शार्पेंड था। लेकिन यूपी में वैसी स्थिति नहीं है, पहला तो। दूसरा यह है कि यूपी का मुसलमान जो कि 19% है इस समय, वो कतई विनेबल कॉम्बिनेशन को वोट देगा, तो इनको हमेशा सेकंड फिडल ही रहना पड़ेगा। ये जो 3 दिन का इनका प्रयोग था कि वो अपने को एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में ला रहे हैं, ये फेल हो जाएगा। इनको समझौता करना ही पड़ेगा। अब उसमें सौदेबाजी होगी। ये समाजवादी पार्टी इनको ज्यादा सीटें नहीं देगी, मायावती भी नहीं देगी, क्योंकि 22% मायावती के अपने हैं। लिहाजा इनको उस समझौते में थोड़ी बहुत सीटें तो मिल सकती है। मुसलमान इंडिपेंडेंटली इनको वोट नहीं देगा। ये बिल्कुल, मुसलमान पूरी तरीके से इनके साथ नहीं आएगा, इनके साथ नहीं आएगा। और भले ही नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम से ज्यादा रहे, बिल्कुल, भले ही ये कोशिश कर लें और ये कहें कि 19% एक साथ आ जाए, अगर एक साथ आ भी जाता है, अतिशयोक्ति है मेरा ये बोलना, लेकिन अगर आ भी जाता है तो भी ये अकेले नंबर 1 की हैसियत नहीं रखेंगे, जैसा कि एनके सिंह साहब ने अभी स्पष्ट कर दिया है। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ओवैसी इस वक्त यूपी की राजनीति में एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल हैं उनके पेट में खलबली इस वक्त जरूर मची है, क्योंकि वोट बैंक सिर्फ उनका कटेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।